हाँ सर। हाँ जी ठीक। जी सर। हाँ हाँ, क्या जी। हो गया सर? वो टेक्निकल कुछ समय जो सर 8 बजे 8:30 बजे किए थे ना, कुछ दिक्कत ओहो। आ भैया गया। लाइव हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक ठीक। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं सोमेश चौधरी और आपके साथ इस जिले के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार हैं। और आज की चर्चा का मुख्य विषय है कि कोरोना काल में बच्चों, जो तीसरी लहर आने वाली है, बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा और उसके लिए हम कितने तैयार हैं। हम सीधा बात करते हैं डॉक्टर संजय जी से। हाँ सर, बताएं। जी गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ बेगूसराय, सदर अस्पताल बेगूसराय। इस कोरोना काल में जो कोरोना का संक्रमण का जो खतरा है और लोगों में जो विकट समस्या ये कोरोना ने उत्पन्न कर रखा है, उससे बच्चे भी अछूते नहीं हैं। अभी रिसेंटली हमने अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में ये गौर किया है और ये प्रैक्टिस करा है, ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं 5 बच्चे का कोरोना पॉजिटिव अपने सरकारी अस्पताल में करवा रहा हूँ, तो उसमें से 2 बच्चे कम से कम पॉजिटिव आ रहे हैं। लक्षण सिंपल है, बहुत साधारण है, फ्लू लाइक लक्षण है। बुखार, सर्दी, नाक का बहना, पेट का खराब हो जाना, इस स्थिति में लोग आ रहे हैं बच्चे को लेकर। मैं प्रिकॉशनरली, सावधानी के तौर पर, जब मैं उस बच्चे का कोरोना एंटीजन टेस्ट करवा रहा हूँ, तो कुछ बच्चे उसमें से पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि इस स्थिति में, इस कोरोना के संकट में आप घबराएं नहीं, पैनिक ना होएं। बच्चे का जो लक्षण है वो सिंपल है, बहुत माइल्ड फॉर्म में है, घबराने की जरूरत नहीं है। बुखार, सर्दी, खांसी है, पैखाना है, तो घर में ही रहें, घर में ही उपचार करें। आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, जो फोन पर आपको सलाह दें, उनसे बात करें, उचित सलाह लेकर बच्चे का इलाज घर पर ही रहकर करें। कुछ चीज है जिसमें हमको घर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। मैं फिर इसमें इसी चर्चा के दरमियान मैं आगे बात करूंगा। सर, जी सर। जो जो पहली लहर आई, ठीक है, और फिर जी जो दूसरी लहर जिसमें देखा गया कि बच्चों में जी आंकड़ा दुगुना हो गया, जी इस लिहाज से इस बात की आशंका इनकार नहीं किया जाता कि कोविड-19 जो तीसरी लहर की जो आशंका दी गई है, क्या जी। उसमें बच्चों में संक्रमण बढ़ जाएगा? कंप्लीट इस बात पे मैं कहना चाहूंगा, कोरोना जो वायरस है या कोरोना का जो संक्रमण है, वो कंप्लीटली पर्सन टू पर्सन है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा या हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा, हमारे एम्स के बड़े बड़े डॉक्टरों के द्वारा हमेशा ये प्रोटोकॉल निकाला जा रहा है कि मास्क जरूरी और दूरी जरूरी। इसका मेन वजह यही है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो पर्सन टू पर्सन है, आदमी से आदमी में जा रहा है। अभी जो समय है वो कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। मतलब हमारे निकट में, हमारे नजदीक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन जो इन्फेक्टेड हैं, जो संक्रमित हैं, उन्हें पता नहीं है, हिडन है, और वो दूसरे को भी स्प्रेड कर रहे हैं। उस स्थिति में जो पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जैसे मास्क लगाना, 6 फीट की दूरी रखना, वो हमारे बच्चे में वो संभव नहीं है। इसी वजह से बच्चे का जो ग्रुप है वो ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहा है। इसीलिए बच्चे की जो संक्रमण संख्या है, लगातार बढ़ोतरी उसमें हो रही है। तो मैं सभी अभिभावक से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर संभव हो तो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स हम आप अपना रहे हैं, बच्चों में संभव बहुत कम है, लेकिन 2 साल के ऊपर के बच्चों में
संभावना किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है कि उसको सिखाएं, हाथ बराबर हाथ धोने को प्रैक्टिस में उसको सिखाएं, सैनिटाइजेशन का प्रैक्टिस डलवाएं। 2 साल के ऊपर के बच्चे को हम प्रॉपरली समझा के मास्क भी लगवा सकते हैं। और अगर इसके बाद बच्चे को हम कोशिश करें कि किसी भी भीड़ भाड़ इलाके में ना जाने दिया जाए। जैसे हम अभिभावक चाहते हैं कि बच्चे को खुश करने के लिए चलो दुकान चलें, चलो हाट चलें, चलो चौक पर से घूम के आते हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप कोशिश करें बच्चे को घर में रखें, भीड़ भाड़ इलाके में ना ले जाएं। और 2 साल के अगर ऊपर बच्चे हैं तो उनको हैंड सैनिटाइजेशन, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और प्रॉपर वियरिंग द मास्क कवरिंग द नोज। मतलब 2 साल के ऊपर के बच्चे को मास्क पहनाना है और बताना है कि बच्चे मेरे नाक को ढक के रखना है, जो हम आप कर रहे हैं, जो एडल्ट लोग कर रहे हैं, है ना, बस यही करना है। इसलिए बच्चे में संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी जी सर, एक आंकड़ा है कि भारत में लगभग 30 करोड़ बच्चे हैं और जी उसमें अगर 18 करोड़ बच्चे भी अगर संक्रमित हो जाते हैं, जी और मान लिया जाए उससे और हम कम आंकड़ा कर ले कि अगर हम 20% ही मानते हैं तो 18 करोड़ का 20% हो गया 3.6 करोड़, और उससे भी कम मानते तो क्या ऐसी व्यवस्था अभी हमारे देश में है या हमारे बेगूसराय जिले में है कि हम उसको टैकल कर पाए, उसको बचाव का काम कर पाए? जी, इस पर कुछ। बेगूसराय हमेशा से चिकित्सा जगत में हमेशा से बहुत अग्रणी रहा है। हाँ, हमारे सरकारी अस्पताल में भी सुविधा है, लेकिन जो प्रॉपर इस चीज के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे बच्चे में हाँ माइल्ड सिम्टम्स है, साधारण लक्षण है, जिसको हम लोग घर रहते इलाज कर सकते हैं। कुछ बच्चे में, जैसे आपने बताया कि 1% बच्चे में हाँ संभव है, उस बच्चे में स्थिति गंभीर हो सकती है। उस गंभीर स्थिति के लिए हमारे बेगूसराय में बहुत अच्छे अच्छे पीडियाट्रिशियन हैं, हमारे सदर अस्पताल में अच्छी सुविधा है, हमारे यहाँ भी अच्छी सुविधा है। उस चीज के लिए हम लोग एक, जैसे बड़े आदमी के लिए आईसीयू का डिमांड किया जाता है, उसी तरह बच्चों के लिए, 2 साल के ऊपर बच्चों के लिए पीआईसीयू के बारे में बताया जाता है कि पीआईसीयू का बहुत अच्छा से अच्छा उपलब्धता होनी चाहिए। पीआईसीयू का मतलब होता है पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, बच्चों के लिए आईसीयू, सघन चिकित्सा जांच घर। तो उस हिसाब से बहुत सारे जगह हैं, उपलब्धता है, अपने यहाँ भी है, सदर में भी है। तो तैयारी चल रही है, तैयारी है भी। और जब जैसा जैसा केस बढ़ेगा उस हिसाब से और उसमें विस्तार किया जाएगा। जी सर, तो पीआईसीयू की बात की तो आपके यहाँ क्या है पीआईसीयू की व्यवस्था, और किस तरह के मतलब बेहतरीन व्यवस्था में आप क्या क्या कर रहे हैं या पेडियाट्रिक क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, पेडियाट्रिक एम्स जो है, एम्स नाल्स और पाल्स करके कोर्स हर एक 6 महीने में ऑर्गेनाइज करती है। नाल्स होता है नियोनेटल छोटे बच्चे के लिए, और पाल्स होता है पेडियाट्रिक के लिए, पेडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट। हर एक 6 महीने पे वो कार्यशाला अपना लगाती है। उसमें इच्छुक डॉक्टर अपना अपना रजिस्टर्ड करा के उस हिसाब से जो भी उस स्थिति में रहता है उसका ट्रेनिंग लेते हैं। मैंने अभी तक अपने पेडियाट्रिक कैरियर में मैंने उसका लगभग 7 से 8 बार मैंने उसका कार्यशाला अटेंड कर चुका हूँ। जहाँ तक मेरे पीआईसीयू की बात है, मेरे पास 13 बेडेड पीआईसीयू है, 13 बेड की उपलब्धता है मेरे पेडियाट्रिक आईसीयू में, 13 बेड, जिसमें 3 वेंटिलेटर, बड़े बच्चों के लिए 3 वेंटिलेटर की उपलब्धता है। और जितनी भी चीज होनी चाहिए पीआईसीयू में, जैसे कि एबीजी की व्यवस्था, बेड साइड इन्वेस्टिगेशन की व्यवस्था, पेडियाट्रिक एक्सरे की व्यवस्था, वेंटिलेटर की आवश्यकता, सीपैप की आवश्यकता,
फुल्ली इक्विप्ड जो पीआईसीयू होना चाहिए, उस हिसाब से हमने अपना पीआईसीयू बना रखा है। और मैं हमेशा अगर लहर बच्चों में आती है और बच्चों की स्थिति खराब होती है, उस स्थिति के लिए मैं हमेशा सेवार्थ तैयार हूँ। बेगूसराय के जनता के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ और हमेशा तैयार रहूंगा। जी सर, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अभी भी आप सेवा दे रहे हैं, और मान लीजिए एक जनरल क्वेश्चन लोगों को जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए है कि उनके क्या लक्षण ऐसे दिखे जिससे उनको सावधानी बरते। जैसे जी हमारे किसी जी। बच्चे, ये क्या इस तरह की चीजें हम लोगों को ये बताना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं। और हम्म। अ, और जो मौसम भी इस समय जो चल रहा है, जो मौसम का भी संक्रमण चल रहा है, तो वही लक्षण उसमें भी पाए जाते हैं, यही लक्षण, तो उसमें क्या अंतर होगा, जरा इसको बारीकी से बताएं। आपने सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं हर एक अभिभावक से मैं ये बात करना चाहूंगा, उनको बताना चाहूंगा कि अभी के मौसम में जो ये संक्रमण काल है, बच्चे भी संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन आप उस स्थिति में घबराएं नहीं, एकदम नहीं घबराएं। सबसे पहला लक्षण जो है फ्लू लाइक सिम्टम्स है, जिसमें बुखार आना है, खांसी होना है, रनिंग नोज होना है। इसके अलावे हो सकता है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस का परेशानी हो। तो उस स्थिति में आप घबराएं नहीं, ये दूसरे वायरल इलनेस के वजह से भी हो सकता है। तो कंफर्मेशन के लिए आप उस बच्चे का सबसे पहले कोरोना टेस्ट करवाएं अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर, जो मुफ्त में सुविधा उपलब्ध है। वहां जाकर आप अपने बच्चे का कोरोना टेस्ट करवाएं। अगर पॉजिटिव है और सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है, तो होम आइसोलेशन में रहें, होम में घर पर ही रहकर उपचार कराएं। और जो कंसल्टिंग पीडियाट्रिशियन आपके हैं, उनसे आप मिलें, उनसे बात करें। परेशानी है तो उनसे उनको अवगत कराएं। अब अगर बच्चा मेरा पॉजिटिव होता है, तो उस स्थिति में मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 साल का बच्चा, अगर 2 साल से ऊपर का बच्चा है, तो उस स्थिति में बच्चे को जो पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स हम लोगों ने अपना रखा है, उसको हम अपने बच्चे को भी सिखाएं। जैसे कि नाक को कवर करते हुए मास्क पहने, फ्रीक्वेंट हैंड सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, बच्चे को भीड़ भाड़ इलाके में जाने से रोकें, और घर का बना स्वस्थ खाना खाएं। इसके अलावे अगर बुखार है, तो हम बुखार के लिए पैरासीटामोल दे सकते हैं, जो 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से दिया जा सकता है। इसको 24 घंटे में 4 बार दे सकते हैं, हर एक 6-6 घंटे के अंतराल पे। इसके अलावा सप्लीमेंट्स में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिंक का सिरप, विटामिन डी का सेचेट आता है, और सिरप भी आता है। तो सेचेट आता है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का, उसका हम लोग वीकली देना, उसको मुझे वीकली देना 4 सप्ताह के लिए। और विटामिन ये जिंक की जो सिरप है 20 मिलीग्राम करके, जो 6 महीने से नीचे के बच्चे हैं उनको 1 बार, और 6 महीने के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको 2 बार। जब जब बुखार आए पैरासीटामोल हम दे सकते हैं। एंटीबायोटिक का इनजुडिशियली यूज हमको नहीं करना है। उसको जब सेकेंडरी इन्फेक्शन लगे, डॉक्टर के बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी एंटीबायोटिक ना शुरू करें। ऐसा लगे तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बच्चे में सिंपल माइल्ड इन्फेक्शन है। माइल्ड इन्फेक्शन का मतलब हुआ सिंपल सर्दी खांसी बुखार हुआ, लेकिन उस बच्चे में ब्रेथलेसनेस नहीं हुआ, मतलब सांस का फूलना नहीं हुआ। जैसे बोलते हैं हम लोग गांव की भाषा में, बच्चा दम मारे लगले, कोख फेंके लगले, घर घराए लगले, ये सब चीज नहीं होता है। सांस के ऊपर का रास्ते का इन्फेक्शन है, लेकिन सांस का फूलना नहीं है, वो हमारा माइल्ड है। और इस माइल्ड सिम्टम्स में, इस माइल्ड डिजीज में हम घर पर ही रह के उसका इलाज करें, सिंपल पैरासीटामोल से, जिंक से, कैल्शियम से, विटामिन डी से।
और अगर इसके बाद परेशानी हो तो अपने जो भी कंसल्टिंग पीडियाट्रिशियन हैं उनसे सलाह ले सकते सर हैं। हमने दूसरी बात, चूंकि आपसे बातचीत के क्रम में और हमने आपके फ्यूचर प्लान के बारे में भी जानना चाहा कि आपने एक बार बताया था कि आप पंचायत स्तर पे आशा बहू, आंगनबाड़ी, ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों को भी ट्रेनिंग देके ये जी बताना जी चाहते जी, हैं उनको, ताकि इस तरह का स्तर, इस पर क्या आपका आगे का कार्यक्रम हाँ, प्रोग्राम? ये एकदम सही बात है। मैं इसीलिए ऐसा कहना चाहा कि जो गांव ग्रामीण लेवल पर हैं, ग्रामीण लेवल पे सीडी है, पहला सीडी का पहला पायदान यही लोग होते हैं। ग्रामीण चिकित्सक हुए, आशा बहू हुए, आंगनबाड़ी हुए, तो इनको जो फर्स्ट ऐड होता है, जो नॉर्मल जो सिंपल सब कुछ होना चाहिए, वो सब चीज की जानकारी इन्हें होनी चाहिए। अगर ये लोग इच्छुक होंगे तो मैं अपने ऑफ टाइम में कभी भी, जब मेरी नौकरी में ड्यूटी नहीं होगी, जब मैं अपने छुट्टी में रहूंगा, तो उस स्थिति में मैं इन्हें आके किसी एक प्रखंड या पंचायत स्तर पे मैं आके इनको ट्रेन कर सकता आवाज नहीं आ रही। हाँ, हूँ। अब हेलो, आ रही है। हाँ, जी हाँ, जी। आ रही है। और हाँ, आधारभूत जो है, जो चीज होना चाहिए, वो मैं उन्हें बता सकता हूँ। अगर वो लोग इच्छुक हों, मुझे बताएं, मैं इच्छुक हूँ, मैं उनके साथ आना चाहता हूँ, उनके संपर्क में रहना चाहता हूँ, और जो मेरे पास है मैं उनको देना चाहता हूँ। मैं इसमें एक बार बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर संजय जो है शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे बीच जो बात कर रहे हैं, और इनका क्लिनिक खाली स्थान में भाई भाई पैसन के बगल में है। और डॉक्टर संजय, इसलिए जो भी अगर आप संपर्क करना चाहेंगे तो भाई भाई पैसन के बगल में स्पर्श न्यू बॉर्न चाइल्ड करके इनका क्लिनिक है, और ये वहां बैठते हैं, और साथ में सदर में भी। तो मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब कि चूंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी देखते हैं कि बहुत लोग अभी भी वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, बड़े लोग नहीं करवा रहे हैं, 45 वर्ष से प्लस वाले भी बहुत लोग नहीं करवाए, 18 से लेके 45 बरस वाले भी बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं अलग अलग मान्यताएं हैं, अब इसको कुप्रथा ही कहा जाए। तो उसका बच्चों पर क्या, अगर वो नहीं कराएंगे तो उनका संक्रमण से, चूंकि वो लोग बाहर ज्यादा जाते हैं, घूमते गिरते, तो जी। सब बच्चों का असर पड़ेगा। इस पर आपका हम्म। क्या कहना है? वैक्सीनेशन होगा तो मैं तो सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो भी वर्ग के वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, आप लोग जरूर लें, जरूर लें, जरूर लें। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लेते हैं, वैक्सीनेशन में आपका कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन का चांसेस है, बहुत कम है, बहुत कम जाता है वैक्सीनेशन के बाद। अगर इन्फेक्शन होता भी है तो कॉम्प्लिकेशन कम जाता है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, आपका अपना शेड्यूल जब भी आए वैक्सीन जरूर लें। अगर वैक्सीन नहीं लेते हैं तो बाहर जाते हैं आप अपने बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं से आप इन्फेक्शन से एक्सपोज होके घर आ। हाँ, हेलो, आवाज आ गई। जी जी जी, जी, आवाज आ गई। हाँ, घर आके आप अपने बच्चे को इन्फेक्शन देते हैं। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप अपने समय का, अपने अभी आप देख रहे थे डॉक्टर संजय को, किसी टेक्निकल, चूंकि अभी मौसम भी यहाँ खराब है, और बार बार बिजली लगभग कल से और आज सुबह से नहीं है इस इधर पर, तो कहीं दिक्कत आ सकती है। तो संजय सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर, मेरी आपकी आवाज आ रही है, जी जी। मुझ तो तक मैं, हाँ, भी आ ये रही है। सोच रहा था सर, एक सवाल और मेरे मन में है, फिर आप उसको विस्तार से बताइएगा। कई डॉक्टर भी जो हम रिसर्च पढ़ते हैं, या कई डॉक्टर जो बड़े बड़े डॉक्टर है, उन्होंने भी कहा है कि मई और जून के महीने में पीआईसीयू में अधिक बच्चे आए। इन बच्चों में उन्होंने कहा कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जिसे कहा जाता है, और इसको हम्म। डॉक्टर आम बोलचाल की भाषा बीच एंड रन संक्रमण कहते हैं। तो आपका हम्म। क्या कहना है इसके बारे वो आपने जो बताया बहुत अच्छा बात है। उसको हम लोग मल्टी सिस्टम इंफ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन कहते हैं। उसका शॉर्ट में? फॉर्म अच्छा। होता है MIS.C। एक मिनट प्लीज।
जी, जी, जी। क्योंकि आह, ये उसका जो है शॉर्ट फॉर्म होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, उसका शॉर्ट फॉर्म हाँ, होता है MIS.C, हाँ, मल्टी हाँ, सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन। हाँ, हाँ, इसमें इस स्थिति में होता क्या है कि बच्चे को इन्फेक्शन के बाद मल्टीपल हुँ, सिस्टम का, जैसे हार्ट का, लंग्स का, किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, मीन्स कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है। तो इसमें हम लोग पकड़ते कैसे हैं इन जनरली नटसेल में, कोई बच्चा हमारा 3 दिन से या 3 दिन से ज्यादा का बुखार हो, इसके साथ अगर कहीं शरीर पे चकत्ता हो गया, जिसको हम लोग रैश कहते हैं, अर्टिकेरियल रैश, मुंह के अंदर छाला हो गया, जिसको हम लोग म्यूकोक्यूटेनियस लीजन कहते हैं, आंख का सटना, जो हम कहते हैं कि ना आंख आग गए, अब ठीक है, बस बच्चा हुँ, आंखें नहीं खोले उससे, लेकिन हाँ, पस हाँ, का डिस्चार्ज नहीं हो, जिसको हम लोग कहते हैं नन पुरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस। अगर बुखार 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा का हो, रैश, नॉन प्लूरेंट कंजक्टिवाइटिस, म्यूकोक्यूटेनियस लीजन हो, या हाथ पैर ठंडा हो जाना, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेंशन और शॉक। इसके अलावा कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, उसमें हम लोग ईसीजी, डॉक्टर्स लोग ईसीजी करके पता करते हैं कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। इसके अलावे अगर कोगुलोपैथी हो गया, मतलब जहां से सिंपली नॉर्मली जब हम लोग का कहीं से भी कटता है, खून का थक्का जमता है, लेकिन किसी बच्चे में खून का बहुत देर तक खून का नहीं जमना, दैट इज कोगुलोपैथी। तो उसको हम लोग पकड़ते हैं कि पीटी, एपीटी, लीवर का जो एंजाइम होता है उसका बढ़ जाना, इन्वेस्टिगेशन में हम लोग करते हैं। तो इस स्थिति में, या ईएसआर एक जांच होती है, एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट, सीआरपी जांच होता है, इंफ्लेमेटरी मार्कर्स होता है ये, इस चीज का बढ़ जाना। इसके अलावे अगर कोविड आरटीपीसीआर एंटीजन पॉजिटिव हो, तो हम लोग समझेंगे कि सार्स सीओवी 2 का मल्टी सिस्टम इंफ्लामेटरी सिंड्रोम है। ये सीरियस कंडीशन है, ये गंभीर समस्या है बच्चों में, क्योंकि कोविड के चलते उस बच्चे का 2 से 3 सिस्टम ने इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, जिसमें बच्चे का हाइपोटेंशन हो रहा है, बच्चे का धड़कन कम जो पड़ रहा है, बच्चे के सांस में परेशानी हो रही है। तो उस स्थिति में हम लोग अलग अलग दवा देते हैं। उस स्थिति में हम लोग बच्चे को पेडियाट्रिक आईसीयू में एडमिट कराते हैं, एबीजी का रिपोर्ट लेते हैं, रिपोर्ट लेने के बाद एबीजी करेक्शन करते हैं। अगर डी डाइमर, पीटी, एपीटीटी ये सब बढ़ा हुआ है, उस हिसाब से प्रेडनिसोलोन आता है 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से बच्चे में हम लोग इन्फ्यूज करते हैं। जो बड़ों में हम लोग लो मोलिकुलर वेट हेपारिन यूज कर रहे हैं, उसी तरह से बच्चे में भी यूज करते हैं प्रेडनिसोलोन। अगर हाइपोटेंशन या शॉक है तो डोपामिन यूज करते हैं, जो कि आइनोट्रॉप्स है, कार्डियक रेट को बढ़ाता है ना। तो अलग उसका पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में ही भर्ती हो, मतलब इलाज हो सका। तो किसी भी बच्चे का अगर पॉजिटिव हो गया, आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, बुखार 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा होने के साथ, अगर 2 लक्षण इसमें से है कि शरीर पे चकत्ता, लाल लाल चकत्ता हो गया, मुंह में फफोला हो गया, आंख का जबरदस्ती सपना हो गया, हाथ पैर ठंडा होने लगा, कार्डाइटिस होने लगा, भल्वुलाइटिस होने लगा, है ना, या कहीं से कटने के बाद प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, लगातार ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस स्थिति में बच्चे को घर पर कभी ना रखें। निकटतम जहां भी पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का व्यवस्था है, वहां भागें, वहां जाएं, बच्चे को भर्ती कराएं और समुचित इलाज कराएं। सर हम लोग कहते थे कि ये बड़े लोग में ही बीमारी होती है, लेकिन तीसरी लहर बच्चों पे कहा जा रहा है। और अभी एक केस भी आया, और एक केस तो अब तो बहुत ज्यादा केस आ गया कि अभी चेन्नई में 8 साल के बच्चे को भी कहा गया, जिसको हाइपर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम पाया गया। तो इसको एक समझाने का कोशिश कीजिएगा। और हम बिहार और बेगूसराय के बच्चे, चूंकि सर अभी देखिए बड़ा ही जो इस समय मौसम जो होता है, आप ये जान रहे हैं कि हम लोग दिमागी बुखार से इसी मौसम में चलते हैं, ज्यादा पीड़ित सही होते हैं। बात। लीची का समय है, हाँ? हम्म इधर होता है जिसमें चमकी जो हम्म आगे भी हम्म होता हम्म है। तो
बहुत सारी चीजें लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं, चूंकि आप इतने बड़े विशेषज्ञ और डॉक्टर, हमने भी कई बार देखा है कि आपसे कई लोग ठीक होकर, बहुत लोगों की दुआ आपके साथ है। तो एक खास सीजन, और इसमें बहुत सजग रहने की बात। अभी पिछले साल तक हम लोगों ने देखा है, पिछले कई एक साल से, जिस समय मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा था उस समय भी मैंने देखा था, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम एक करके एक बीमारी आई थी, मुजफ्फरपुर के एरिया में ज्यादा चल रहा था। उस समय मैं डीएमसीए से पोस्ट ग्रेजुएशन अपना पूरा कर रहा था, सेकेंड ईयर पोस्ट पीजी में था मैं। उस समय मैंने देखा था कि बच्चे एकाएक बच्चे को बुखार लगता था, चमकी आता था, और बच्चे का मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। तो इस स्थिति में अभी जो आपने बोला कि चेन्नई में हमने हाइपर इंफ्लामेटरी सिंड्रोम मैंने देखा एक बच्चे में, संभव है, संभव है। मैं इससे कहीं हमको गुरेज नहीं है, मैं इसको नकार भी नहीं सकता। तो ये स्थिति ज्यादातर उन बच्चों में है जो बच्चे हमारे किसी क्रोनिक, पहले से कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे कि लंग्स का कैंसर हो गया, लंग्स का कोई परेशानी हो गया, कार्डियाइटिस हो गया, हार्ट का कोई दिक्कत हो गया, है ना। तो जो बच्चे इस चीज से, कोई भी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिससे उस बच्चे का इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की क्षमता, बॉडी का हर एक आदमी के बॉडी में रोग से लड़ने की क्षमता होती है। अगर वो बीमारी उस बच्चे का रोग से लड़ने की क्षमता को अगर कम कर देता है, तो उस स्थिति में जो हमारा कोरोना का भी जो माइल्ड सिम्टम्स भी है, वो सीवियर फॉर्म ले लेता है। और उस स्थिति में हमारे उस बच्चे को एकदम डॉक्टर की देखरेख में रखना है, और उस उसको हमेशा हम लोग ऑब्जर्वेशन में पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में रखें। और जो उनका जो दवा चल रहा है, जैसे कि लंग डिजीज का हो गया, हार्ट डिजीज का हो गया, कैंसर का हो गया, ब्लड कोआगुलेशन डिसऑर्डर का हो गया, तो उसका वो जो दवा चल रहा है उसको हम लोग चलाते हुए, उस दवा को जारी रखते हुए ही अभी जो चल रहा है उसको हम लोग जो कोरोना से संबंधित जो परेशानी हो रही है, या जो मल्टी सिस्टम इंफ्लामेटरी सिंड्रोम काउज कर रहा है, उसको कम करके उस बच्चे की जान को बचाना। तो सर, हमको अंत उस में बच्चे, मैं चाहूँ। जी जी जी, बताएं जी क्या बोल रहे बोलो, थे। जी। मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं हमें उस बच्चे का खास ध्यान रखना है, जो जिस बच्चे का हमने किसी बीमारी की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम गया है, उस बच्चे का हमको खास ध्यान रखना है। जी सर, बोलो। अंत में मैं ये चाहूंगा कि आप ऐसी सलाह दें लोगों को जो अ, और जो आप कारगर, और धन्यवाद मैं आपको करना चाहूंगा कि आपने इतना कीमती समय दिया है। और लोग कैसे आपसे संपर्क करें, आप अपनी बात, अपने फोन नंबर भी अगर जी शेयर जी कर जी, सकते हो तो कर दीजिएगा। मैं हमेशा सब लोगों के सेवा के लिए तत्पर हूँ। आप कभी भी 24 घंटे मुझे खोज सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल नंबर सब जगह डिस्प्ले में लगा हुआ है। और मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि ये इस कोरोना संकट में, इस कोरोना महाकाल में धैर्य बना के रखें, बेवजह घर से ना निकलें, बच्चों का खास ध्यान रखें, बूढ़ों का खास ध्यान रखें। कोशिश करें कि कहीं भी जा रहे हैं तो पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स जो मैंने शुरू से बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, उसका खास ध्यान रखें। नाक तक मास्क जरूर लगाएं, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग जरूर करें प्रॉपर ढंग से, हैंड सैनिटाइज जरूर करें, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, घर से बना खाना खाएं, प्रॉपर हाइड्रेशन कर मेंटेन कर। और उसके बाद अगर कुछ भी सर्दी खांसी बुखार का लक्षण आए, तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अपने निकटतम कंसल्टेंट से जरूर मिले। और इस समय में कोरोना से संबंधित कोरोना का जांच जरूर कराएं। अगर पॉजिटिव होते हैं तो घबराएं नहीं, पैनिक ना होएं, घर पर ही इलाज कराएं। 6 घंटे, हर एक 6 घंटे पे आप अपना टेम्परेचर जरूर नापें। हर एक 6 घंटे पे ऑक्सीजन मीटर आता है, जिसको हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। हर एक 6 घंटे पर उससे अपना ऑक्सीजन लेवल जरूर मापें। अगर 94 या 94 से ज्यादा है तो घर पर ही रहें, होम आइसोलेशन में रहें, प्रॉपर इलाज कराएं। अगर 94 से नीचे है, 92 से नीचे है,
तो आप निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हो जाएं या वहां भर्ती हो जाएं जहां ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था है, जहां आपको ऑक्सीजन मिल सकता है, क्योंकि किसी भी हाल में हमारे बॉडी को 94% मोर देन 94% तक ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर कर रखना है। इसके अलावा फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उसको जरूर कराएं और उस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जो डॉक्टर आपको सलाह दें उसको जरूर फॉलो करें। यही आप लोगों से गुजारिश सर है। हाँ, सर जी जाते सर। जाते मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया। जी। बच्चे तो बच्चे होते हैं, अगर 2 साल से 8 साल के बच्चे के अगर कोरोना हो जाता है तो उनके जी। जी। लिए तो माँ, उनके साथ उनकी माँ का भी रहना है, क्योंकि बच्चे खोजते, बड़े भी खोजते हैं सहारा के लिए, तो उस सही समय बात। बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और बहुत बच्चे तो जो खिलौना खेलते हैं, खिलौनों से ही संसार है उनका, तो खेल कूद में, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? ये तो डॉक्टरों को तो भी लगता है कि अब एनआईसीयू में भी सब व्यवस्था करके रखना पड़ेगा। सही सही। मेरे यहाँ कभी आप आए, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा मेरे यहाँ जरूर आए एक बार कभी। मेरे ओपीडी में बच्चों के लिए बहुत अच्छा अच्छा टॉयज है। मैंने बाजाबता कॉर्पोरेट लुक अपने क्लिनिक का दे के रखा हूँ, लेकिन घर के लेवल पे जो पीआईसीयू है उसमें भी हमने टॉयज रखवाया है ताकि बच्चा मिस ना करे, अपना घर मिस ना करे। और मैं अपने अभिभावक को भी बताना चाहूंगा कि अगर बच्चा मेरा होम आइसोलेशन में है, घर पे ही रह के उपचार उसका हो रहा है, तो घबराए नहीं। बच्चा ऐसे भी माताएं और पिताएं बच्चे से घबराते नहीं हैं। आप प्रॉपर मास्क लगाएं, हैंड ग्लव्स पहने, हैंड सैनिटाइज करें, बच्चे को जो भी है खाना पीना सब कुछ दें और बच्चे के पास ही रहें, थोड़ा सा दूरी बना के बच्चे के पास रहें, उनको समुचित उनका समुचित घर पर ध्यान रखें। घबराने की कोई बात नहीं है। और जो भी टॉयज अगर यूज करता है बच्चा तो कोशिश करें उसी कमरे तक सीमित रहें। अगर दूसरा बच्चा लेना चाहे तो उसको नजरअंदाज करें, अभी अवॉइड करें। अभी उस बच्चे का टॉयज उसी बच्चे के पास रहने दिया जाए। अगर करते हैं तो उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करके फिर दूसरे बच्चे को दिया जा सकता है। इतनी जी। अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपसे लगातार संपर्क रहेंगे और बेगूसराय के गांव गांव तक, जन जन तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि कोरोना से लड़ना है तो 6 गज की दूरी रखना है, जी। 6 फीट की दूरी रखना है, और 2 गज मास्क। की दूरी रखना है, और हाँ। मास्क जरूर और पहनना मास्क है। जरूर पहने। जी। मास्क जरूर पहनना है और जितना कम हो घर से निकलना है। जी ठीक जी है। जी। और एकदम। इस कौन सही कौन गलत इस राजनीतिक इस गेंदबाजी में नहीं पड़ना है। हमको अपना सही है। भविष्य बचाना है, अपना बस बस। अपने आप को बचाना और अपने देश को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।